नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बिहार की बात में सबसे पहले उस कहर की जिससे बिहार जूझ रहा है लगातार। बिहार में गंडक, बागमती और अधवारा समूह की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और 11 जिले ऐसे हैं बिहार में जहां की 15 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की चपेट में है। रोज नए नए संकट सामने आ रहे हैं जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तस्वीर जो इस बीच सामने आई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण से यह तस्वीर है और इस इलाके का एक पुल बाढ़ के पानी के दबाव की वजह से महज 5 सेकंड में धराशायी हो गया। देखिए आप कि किस तरीके से महज कुछ ही सेकंड में, 5 सेकंड में यह पुल कैसे टूट जाता है। पुल के ध्वस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी हुई है और ये जो पुल है NH 28 से कई गांवों को जोड़ता था। पुल का निर्माण करीब 2 दशक पहले किया गया था, लेकिन अब यह पुल नहीं है, इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। एक सिरा किस तरीके से ध्वस्त हुआ मात्र 5 सेकंड में अभी फिलहाल आप देख सकते हैं। और मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, परेशानी काफी बढ़ गई, लेकिन जो कार्रवाई की बात की जाती है या जो पहला बयान आता है वो क्या है? जी विवेक, बता दूं कि यह जो पुल है तो सोमवती नदी पर है जो कोटवा ब्लॉक में है और गंगावा को भोपालपुर बजिया से जोड़ता है। यह पुल कल ध्वस्त हुआ है। कल शाम में करीब 5 बजे के लगभग इस पर पानी का भारी दबाव हुआ और उसके बाद से एकाएक जमीन में चला गया और इसके से लोगों का आना जाना बाधित हुआ है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। करीब 20 से 25 गांव इस धनगढ़ा से और NH से जुड़ते थे जिनसे परेशानी हो रही है। जी, जिला प्रशासन का क्या कहना है? जिला प्रशासन अभी वहाँ पर बचाव और इसके लिए लगी हुई है। वहाँ फिर से पुल बनाया जाएगा क्योंकि अभी जो इस पुल के ध्वस्त होने से कोई गांव या फिर कहीं ज्यादा पानी का और ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं है। ज्यादा ध्यान चंपारण तटबंध पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो मात्र 5 सेकंड लगे इस पुल के धराशायी होने में। बताया जा रहा था कि पुल पुराना है, लेकिन अधिकारियों को इस बात का पता होने के बावजूद भी पहले से कोई इंतजाम नहीं किया गया। अब उस पार जो खड़े लोग हैं इस पार आने को बेताब है, लेकिन कैसे आए इसका पता नहीं है उन्हें। और चलिए इधर सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर भले ही थोड़ा कम है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। बाढ़ से सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों के कुल 119 पंचायत प्रभावित हो गए हैं। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। रीगा प्रखंड के बखरी गांव में करीब 250 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रात के समय गांव वाले कैसे समय काट रहे हैं ये जानने की हमारी कोशिश की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी गांव में। आप तस्वीर देख सकते हैं यहां के लोगों की दुर्दशा क्या है। बाढ़ प्रत्येक लोग के घर में प्रवेश कर चुका है और पूरा का पूरा घर लोग खाली कर चुके हैं और सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी जिले के इस बखरी गांव में अब तक सरकारी सहायता नहीं पहुंचा है और लोग दाने दाने को मोहताज है। आप बताइए क्या क्या परेशानी है आपको? देख रहे हैं सर, ये क्या परेशानी है नजर के सामने में है। हाँ, क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है? देखिए ना, जो रहने के लिए जो है घर में पूरा पानी है तो क्या करें। इसी तरह जो है वैसे ही सड़क पर जो है बनाते हैं, किसी तरह जो है खाते हैं। अब तक कोई आया है कि नहीं आपसे? ना, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। कितने दिनों से परेशानी है? मोटा मोटी जो है पानी जो है 4 दिन से है, 4-5 दिन से। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी ये कि से बाल बच्चा के लेके बाल जाल लेके सब के भागल छी, सब सामानों से अथी हो गए में। अच्छा, अचानक भ गई 6 बजे में से बड़े पानी आले। तो कहाँ रह रही हैं अभी? रोड पर। रोड पर रहती है? कैसे रहती है रोड पर? पल्ली तान के रह रही है। कहीं से कुछ मिला है कि नहीं? कहीं से कुछ न मिल रही है। कुछ नहीं मिला? कुछ ना कोई देखे वाला। यह बाढ़ पीड़ितों का दर्द है जो सीतामढ़ी जिले के बखरी गांव की यह खौफनाक दृश्य है, जहां लोग पूरी तरीके से बाढ़ के कारण घर से बेघर हो चुके हैं। इनको सरकारी मदद की दरकार है, लेकिन अब तक सरकारी नुमाइंदे इनको देखने तक नहीं आया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
तो अंधेरे में एक परिवार किस तरीके से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने परिवार की जिंदगी को बचाने के लिए किसी अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश में है, लेकिन कहीं से भी अभी तक उसे मदद नहीं पहुंचाई गई है। छपरा में भी बाढ़ का कहर जारी है। बतौर सतजोड़ा, मुरली भट्ट, सिमराहा, दुबौली, धेनुकी समेत कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। नहर के बांध और स्कूलों में लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन बाढ़ राहत के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहा। लोगों का आरोप यह है कि राहत केंद्रों पर भोजन की व्यवस्था तक नहीं है। ना डेंगी के तिरपाल के साधन बा, ना जनरेटर के साधन बा, लाइट कट गई बा, पानी चारों तरफ भर गई बा कि हमनी के अब कोनो उपाय नहीं के चलत। घर दुबौली बा, स्कूल में हमनी के बांध से कोनो मैंने स्थान नहीं है। हमनी का माल मवेशी लेके हमनी के बानी से दुबौली स्कूल पर खाए के कोनो व्यवस्था नहीं है। उधर गोपालगंज के सदर प्रखंड के कई वार्ड बाढ़ की चपेट में है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। खाप मकसूदपुर के वार्ड संख्या 11 में कई घर पूरी तरह नदी में समा गए हैं। उनके कीमती सामान, ट्रैक्टर सभी पानी में है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने इस इलाके का जायजा लिया है। अभी सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर वार्ड नंबर 11 में, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो एक टूटे हुए खाट पर बैठे हुए हैं। यहाँ मवेशी है वो पानी में कई दिनों से हैं, और कुछ युवक हैं। एक मिनट इधर आइएगा, आप जरा बताइए यहाँ पर आप लोग कितने दिनों से फंसे हुए हैं और क्या दिक्कत है आप लोगों को? और 4-5 दिन से फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार। हितेश, आप लोग यहाँ बच्चे, लड़कियाँ हैं, सब लोग खाट पर पड़े हुए, क्यों? यहाँ पर कोई नाव का साधन नहीं है तो कहाँ जाएंगे? पानी आगे जाएंगे हिल के, इतना कमर कमर है, आगे तैरना पड़ेगा, कैसे जाएंगे? तो एक भी नाव नहीं आई, सरकारी नाव नहीं, एक भी नाव नहीं है। लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं कि नाव आ रही है, एनडीआरएफ की टीम आ रही है, तो उधर ही से लोग लेकर चले जा रहे हैं। इधर कोई आ ही नहीं रहा, तो कैसे जाएंगे हम? टीम आई है ले जाने के लिए, आप लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? आप लोग जाना चाहेंगे, कुछ साधन मिले तब तो जाएंगे। है तो नाव तो आई है एनडीआरएफ की। हाँ, तो अभी जाएंगे, अभी तो आए हैं, बाद में बोल रहे हैं साहब लोग नाव लेकर आ रहे हैं और उधर ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कितने लोग हैं जो अभी नदी के अंदर हैं? आप लोग? हम लोग यहाँ पर करीबन 10-12 लोग हैं। हाँ। और यहाँ से 4-5 दिन से फंसे हुए हैं। और खाना पीना कुछ भी व्यवस्था नहीं, कहाँ बनाएंगे? तो जो भी चूड़ा मिठाई है वो एक आध बेरा मिलता है, नहीं तो वैसे ही रहते हैं, क्या करें? तो ये हितेश हैं और इनका कहना है कि इन्हें सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकालने की कोशिश भी कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि वो अपने गाँव को छोड़कर बाहर तटबंधों पर चलें, राहत शिविर में चलें। लेकिन अभी ये अपने कीमती सामान के साथ यहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन आज जब न्यूज़ 18 ने इनसे अपील किया तो वो तैयार हो गए हैं तटबंधों पर चलने के लिए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जो कुल मिलाकर गोपालगंज जिले में आई बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। हालांकि अब गंडक के जलस्तर में कमी आने से पानी की धार थोड़ी कमी जरूर है, पानी में ठहराव भी आ गया है। लोग अब अपने घरों के सामान को लेकर किसी सुरक्षित जगह जाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि लोग उस बैलगाड़ी के माध्यम से अपने सामानों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं, जिसे बाढ़ से पहले बैल खींचा करते थे, लेकिन आज लोग खुद खींच रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। जो लोग हैं वो अपने घर के जरूरतों के सामान को, जो आवश्यक सामान है, उसे लेकर के देखिए किस तरह से जो गाड़ी, जिस गाड़ी को बैल खींचा करती थी, उस गाड़ी को लोगों ने खींच करके यहाँ पे लाया है, सड़क पे लाया है। और ये जो है वो सुदूर गांव से इस तरह से ये लोग लेते आए हैं। कई सामान जो है इस पे इनकी है, जो कीमती सामान थी, ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी के माध्यम से ये लेकर के यहाँ आए हैं। देख सकते हैं युवा जो हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पे एक तरफ से दूसरी तरफ इस तरह से नाव जो है लेकर के जा रहे हैं। इसमें लोगों को बैठाएंगे, अपने साथ लेकर के आएंगे, सुरक्षित जगह पे पहुँचाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बाबा जो हैं वो यहाँ आए हैं। ये गाड़ी सही नहीं है बाबा? क्या नाम भाई? सलामू जी। सलामू जी। कहाँ से आए आप? ऊपर से नहीं है अभी। आप बताइए, ये गाड़ी लेकर के आप लोग आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो मतलब जो अपने छाव करने के लिए, मान लो जो पशु है ना, उसको छाव करने के लिए अपने लेके आए हैं। इसको अपने गांव में से लेके आए। यहाँ पे मान लो धूप ज़्यादा है तो इसके लिए अपने छाव रखेंगे ना तो थोड़ा राहत मिलेगा। देवापुर से हम लोग मौजे टोला से। लेकिन ये गाड़ी बैल खींचती थी? हाँ, बैल खींचती थी, पानी में तैरता है थोड़ा। आज आप लोग खींच के लाए? हाँ, अपने हाथ से खींच के लाए हैं। दहा रहा था, ये दहा कर चल गया था दूसरा टाइम, तो खींच कर लेके हम लोग आए। पानी बहुत है। क्या नाम हुआ? रंजीत है।
रंजीत है, ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो दूसरे गांव की तरफ बह गई थी। जब बाढ़ आया था, तेज़ धार थी, तो ये दूसरी तरफ चली गई थी। अब जाकर के जब इन्हें पता चला तो ये खुद से अपने लोगों के साथ गए, वहाँ जाकर के इस गाड़ी को खींच करके ये यहाँ लेकर के NH 28 पर आए और अब जाकर के इसे जो है पशु जो है, जो जानवर जिससे कहते हैं, उसके लिए ये लेकर के आए हैं। इसमें छांव करेंगे, तिरपाल खींचेंगे, तिरपाल खींच करके जो है इसमें पशु को रखेंगे, खुद भी रहेंगे। कहीं न कहीं ये जो गाड़ी है ये अब इनका आशियाना होगा, इसी में ये अगले कुछ दिनों तक बिताएंगे, तब तक बिताएंगे जब तक बाढ़ का पानी पूरी तरह से इस इलाके से उतर नहीं जाता। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। चलिए, परेशानियों की बात यहीं खत्म नहीं होती। कोरोना ने अभी तक अपने पैर पीछे नहीं खींचे हैं, बल्कि वो लगातार केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है, तो मरीजों की जो संख्या है बिहार में अब तक, जो कोरोना मरीजों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो 38,919 तक पहुंच चुका है और बिहार में कोरोना से अब तक 26,308 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 12,361 है और पूरे राज्य में कोरोना से अब तक 249 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन ये सैंपलों की जांच हुई है वो 14,199 है। तो बिहार में कोरोना से हालत बहुत ही खराब है और कोरोना से सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है, अब तक 6,514 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,913 है। भागलपुर की बात करें तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,243 है। भागलपुर में 1,526 जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो भी चुके हैं। मुजफ्फरपुर का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है, तो ये देखिए, पटना में कोरोना से सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति है। अब तक 6,514 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जो जानकारियां हैं, 3,913 जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। भागलपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 2,243। तो ये लगातार जो मामले आ रहे हैं इसमें जुड़ते जा रहे हैं और 1,526 लोग भागलपुर में ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर में मरीज हुए हैं 1,691, जिनमें ठीक हो चुके हैं 1,350। तो ये आंकड़ा भी ठीक होने वाले मरीजों का लगातार बढ़ता जा रहा है। और चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में कोरोना जांच पर असर पड़ सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर, जहां लैब टेक्नीशियन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है और बीएसएससी के रवैये से बेहद नाराज हैं लैब टेक्नीशियन। मेधा सूची जारी करने की इनकी मांग है कि उस सूची को जारी किया जाए। तो नाराज हैं लैब टेक्नीशियन और एक जांच पर, कह सकते हैं जांच पर एक बड़ा व्यापक असर पड़ सकता है। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सरकारी अस्पतालों में कार्य करते आ रहे हैं और आज इस तरह का वैश्विक महामारी कोरोना में लैब टेक्नीशियन की इतनी घोर कमी है, जिसके कारण आज हम लोग में बहुत बड़ी जो है परेशानी का अभाव उभर रहा है। आज 2015 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1772 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और उसके अगेंस्ट में 2016 में 1138 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश अनुसार आज तक मेधा सूची उसके अनुसार घोषित नहीं की गई है। कोरोना के इस वैश्विक महामारी में हमको पूरी आशा थी कि मेरा परमानेंट हो जाएगा, लेकिन सरकार के रवैया के कारण मेरा परमानेंट नहीं हुआ। जबकि हम लोग नेता, IAS सबके यहाँ 1-1 बजे तक, रात तक सैंपल इकट्ठा किए हैं। अंततः हम इस मुहाम पर पहुंचे हैं कि अब हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा। या तो हम लोग, सरकार नहीं कर रही है तो या तो हम लोग मर जाएंगे। ऐसे भी हम लोग निरंतर पॉजिटिव हो रहे हैं, कलेक्शन में निरंतर पॉजिटिव हो रहे हैं। तो महिला टेक्नीशियंस भी बहुत कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, अपना और अपने परिवार वालों का भी जीवन को रिस्क में डालकर कलेक्शन ले रहे हैं। फिर भी सरकार को ये चिंता नहीं है कि इन लोगों का काम का कुछ देखा जाए, कि इनको नियमित किया जाए। तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन लागू है, बावजूद इसके सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों ने अपने बचाव के लिए मास्क या फिर गमछा बांधा तो जरूर है, लेकिन ना तो 2 गज का फासला है और ना ही कोई सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पटना की सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लागू है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन कई सब्जी मंडियों को बंद कर दिया है। बावजूद इसके कई जगहों पे लोग सब्जियां बेच रहे हैं और वहां पे लोग यहां खरीदारी करने भी आते हैं। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो 2 गज की दूरी का फासला रखने की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ भाड़ आप देखते हैं, लोगों के अंदर ज़रूरी ये है कि आप खुद से भी इस बात की जानकारी रखें, सुरक्षित रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए उन नियमों का पालन करें जहां सोशल डिस्टेंसिंग टूटने का डर न हो। लेकिन आप देखिए, जो जिला प्रशासन के तरफ से कहा जाता है कि जो घेराएं बनाने की बात कही जाती है, 2 गज की दूरी की बात कही जाती है, लेकिन ये कमियां हैं। जो खरीदार है या फिर जो दुकानदार है, आप मानते हैं कि खुद से भी लोगों को समझना चाहिए कि थोड़ा डिस्टेंस बना के चले? जरूरी बात है। हाँ, एकदम 100% जरूरी बात है। ये कोरोना संक्रमण से आदमी को दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज यूज करना चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, जो दूरियां है, ये जरूरी है, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पब्लिक समझ नहीं पा रही, कोरोना से डर नहीं रही पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। खुद जागरूक होना चाहिए, खुद अपने आप में जागरूक होना चाहिए, लोगों को अपना डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। जरूरी ये भी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसके लिए 2 गज का फासला जरूर मेंटेन करें। और इसके साथ में जिला प्रशासन, नगर निगम की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं, जागरूक करें कि आखिर किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग टूटता है तो बेहद खतरनाक है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गया में आइसोलेशन सेंटर और बेडों की जो संख्या है उसे बढ़ाया गया है और गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम को जिला प्रशासन ने कोविड केयर सह आइसोलेशन सेंटर के रूप में बदल दिया है। यहां कुल 50 बेड लगाए गए हैं। यहां कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। वहीं मरीजों के गंभीर होने की स्थिति में उन्हें ANMCH कोविड अस्पताल भेजा जाएगा। हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया है। इस समय हम लोग हैं गांधी मैदान स्थित कोविड केयर सेंटर सह आइसोलेशन सेंटर। यह सेंटर इंडोर स्टेडियम में बनाया जा रहा है। 50 बेड का यह आइसोलेशन सेंटर बन रहा है, जिसमें कोरोना के मरीज जिनमें कम लक्षण होंगे उन्हें यहाँ रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और इसे तैयार किया जा रहा है। 50 बेड में जो भी है वहाँ हर एक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। स्पेशल टेबल और कुर्सी लगाए जा रहे हैं और पंखा की व्यवस्था अलग से की जा रही है। अभी तक आइसोलेशन सेंटर की जो व्यवस्था है वो ANMCH में है और दूसरे अस्पतालों में है। इसके साथ ही बोधगया के कई होटलों को भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। चूँकि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए आइसोलेशन सेंटर और आइसोलेशन का जो बेड है उसको बढ़ाने की पर काम कर रही है जिला प्रशासन। और इस सिलसिले में इस इंडोर स्टेडियम को जो है आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ भी अब मरीजों को रखा जाएगा। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और समस्तीपुर के मोरधीवा स्वास्थ्य केंद्र और दलसीसराय ANM कॉलेज हॉस्टल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज की व्यवस्था की गई है और अभी तक यहां के मरीजों को इलाज के लिए बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन अब समस्तीपुर में इलाज शुरू हो गया है। सिविल सर्जन ने बताया है कि समस्तीपुर जिले को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। और दलसीसराय में लगभग 100 बेड की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है और 24 आवर हमारे स्टाफ जो हैं डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। यहाँ पर माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट का इलाज होगा। तो बिहार में बढ़ते मरीजों के बीच IMA ने CM नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव रहे संजय कुमार को फिर से विभाग की जिम्मेदारी देने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन किए हैं, न तो ये डॉक्टरों के किसी प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं, न स्वास्थ्य की समस्याओं की जानकारी लेते हैं, न उसका निराकरण के लिए कोई भी प्रयास ये कर रहे हैं। न तो किसी भी जिला मुख्यालय में आज तक जो है सो ये आइसोलेशन वार्ड का स्थापना करवा पाए। जिला मुख्यालयों में अभी तक जो है सो 4 महीने में सब जगह
जिला मुख्यालय में कम से कम 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड हो जाता, ऑक्सीजन का व्यवस्था हो जाता, तो पटना में इतना ज़्यादा मरीजों का रस नहीं होता। और आइए आपको बताते हैं कि संजय कुमार की जगह किन्हें इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो संजय कुमार की जगह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बने थे और 20 मई 2020 को बिहार सरकार ने इनका तबादला किया था। उदय कुमावत, जिन्हें जिम्मेदारी देने का विरोध भी हुआ। कुमावत के काम से स्वास्थ्य मंत्री भी खुश नहीं हैं। कोरोना संकट में इनके काम पर सवाल भी उठ रहे हैं और अब आईएमए की चिट्ठी भी नीतीश कुमार तक पहुंच गई है। और बाढ़ और कोरोना के बीच बिहार में सियासत खूब हो रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया है। उसमें सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप ने लिखा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, निहायत बेशर्म इंसान हैं। काश लालू जी की सिखाई कुछ याद रखते तो जनमानस का दर्द समझ पाते आप। तो ये तेज प्रताप का ट्वीट, जिसमें कुछ जो ऐसे शब्द हैं जो सही नहीं कहे जा सकते, उन्होंने निहायत ही बेशर्म इंसान कहा है मुख्यमंत्री को। और इधर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी और आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का लगातार जवाब दे रहे हैं। हो गए हैं विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, 8वां 9वां पास है। 26 जुलाई और 27 जुलाई में अंतर समझ में नहीं आता। अरे 26 जुलाई को भ्रष्टाचारी एवं धारा 420 के आरोपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। मेधावटी बाबा रामदेव का खाइए। चलिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, खबरें जारी हैं। आगे देखिए जोहार झारखंड।